Hello friends, welcome to our channel. Hope you are doing well. So let's start with the topic नारायण मूर्ति कमेटी रिपोर्ट। सेबी ने एक कमेटी को ऑर्गेनाइज किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नारायण मूर्ति। इस कमेटी ने वेरियस मेजर्स बताए थे ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव कर सके, मार्केट में इंटीग्रिटी ला सकें। कमेटी के फाइनल सेटअप से पहले ये 3 टाइम मिली, जैसे 7 दिसंबर में, 7th ऑफ जनवरी 2003 में और लास्ट 8 फरवरी ऑफ 2003। किस लिए मिली थी? ताकि हम वेरियस इश्यूज़ का डिस्कशन कर सके कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे इसका सेटअप होना चाहिए। कमेटी ने वेरियस रिकमेंडेशंस भी दी थी, वो हैं आपकी The board of directors shall optimum combination of executive and non-executive directors। उन्होंने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारे दोनों के दोनों डायरेक्टर्स होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी। और उन्होंने बताया कि एट लीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स जिसमें होने चाहिए हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कि कम से कम 50% तो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। फर्दर है आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिपेंड्स ऑन चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर हमारा चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो कम से कम 1/3 पोर्शन जो हमारी बोर्ड का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। 1/3 अगर हमारा चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो, और अगर हमारा जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो 1.5 मीन्स 50% जो है बोर्ड के मेंबर्स हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3, और अगर एग्जीक्यूटिव है तो 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी आपकी ऑडिट कमेटी के लिए। दिस इज़ काइंड ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी। अब विसल ब्लोअर पॉलिसी में क्या है आपकी कि इन केस अगर कोई भी गलत चीज़ होती है, कोई भी अनएथिकल काम होता है, कुछ भी गलत होती है, तो जो पर्सन उसके खिलाफ कोई स्टेप उठाता है, कुछ बोलता है, तो वो होती है हमारी विसल ब्लोअर पॉलिसी। तो ये हमारी जो ऑडिट कमेटी है, दिस इज़ काइंड ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी। उन्होंने बताया कि ऑडिट कमेटी में कम से कम हमारे 3 नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होना मस्ट है, और जिसमें से एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको कंप्लीट फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज हो। नेक्स्ट आपके पास द चेयरमैन ऑफ अकाउंट कमेटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए एंड इन शॉर्ट प्रेजेंट एट एनुअल जनरल मीटिंग। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना मस्ट है। नेक्स्ट द कंपनी सेक्रेटरी शेल एक्ट एज ए सेक्रेटरी टू द कमेटी। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी होगा वो ही हमारा कमेटी का भी सेक्रेटरी के रूप में वो काम कर सकता है। नेक्स्ट द ऑडिट कमेटी शेल मीट एट लीस्ट थ्राइस इन अ ईयर। उन्होंने बोला कि ऑडिट कमेटी कम से कम एक साल में 3 बार तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी ही चाहिए, डिस्कशन करना ही करना चाहिए, और एक मीटिंग हमारे अकाउंट्स के फाइनलाइजेशन होने से पहले होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट द पावर ऑफ ऑडिट कमेटी क्या रहेगी इसमें, कि हमारी ऑडिट कमेटी को पावर है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, और वो ले सकते हैं बाहर के हमारे जो एक्सटर्नल ऑडिटर है या एक्सटर्नल प्रोफेशनल हैं कुछ, तो उनसे वो एडवाइस लेने का भी उन्हें राइट है, और वो फर्दर और रिकमेंड भी कर सकते हैं कि इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इन केस अगर हमें एक्सटर्नल ऑडिटर को हटाना है तो उसको भी हटाने का उनके पास राइट है, या कुछ भी सजेशन पेश करने का उन्हें राइट है। तो ये हमारी थी आपकी ऑडिट कमेटी, जो जिसमें वेरियस रिकमेंडेशन दी गई इस हमारी नारायण मूर्ति कमेटी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब हमें डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स मेंटेन करना थे, तो वो था आपके पास रेम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनको क्या सैलरी देनी है, उनको क्या क्या रिवॉर्ड देने हैं, ये डिसाइड करेंगे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो हमारे किस अकॉर्डिंग हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, वो सभी हमें डिस्क्लोजर करना है। जैसे रेम्यूनरेशन का पैकेज क्या होना चाहिए, बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं उन्हें, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नोटिस पीरियड, उन्हें हटाने से पहले हमें नोटिस पीरियड क्या प्रोवाइड करना है, अगर हमें कुछ उन्हें स्टॉक ऑप्शन के
कुछ फ़ायदे देने हैं तो उसकी डिटेल की क्या हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम उन्हें बोनस इशू कर रहे हैं, क्या हमें उन्हें बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, किस पे इशू कर रहे हैं, नॉर्मल शेयर्स हैं या हम उन्हें डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो इन सब की डिटेल हमें प्रोवाइड करनी है और हमारे ये डिसाइड करेंगे हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव के रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मूविंग फर्दर, बोर्ड प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट। अब बोर्ड का प्रोसीजर क्या रहेगा? द बोर्ड मीटिंग शैल हेल्ड एट लीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। अब उन्होंने बोला कि एक साल में वो 4 बार बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए और मैक्सिमम गैप 2 मीटिंग के अंदर मैक्सिमम गैप सिर्फ 4 महीने का ही हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास द डायरेक्टर कान बी मेंबर इन मोर देन 10 कंपनी। एक पर्टिकुलर पर्सन मतलब जो हमारा डायरेक्टर है वो 10 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता। एंड चेयरमैन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज़, और वही पर्सन जो डायरेक्टर है वो ऐसी कमिटीज़ मतलब 5 से ज़्यादा कमिटीज़ का मेंबर भी नहीं होता। मतलब मैक्सिमम कमेटी के मेंबर हो सकता है 5 और मैक्सिमम डायरेक्टरशिप ले सकता है वो 10 कंपनीज़ में। नेक्स्ट, द ऑडिटर ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज द रिपोर्ट शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। उन्होंने बोला कि जो भी डिस्कशन रहेगा, जो भी आगे रिपोर्ट पेश की जाती है वो हमारी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए कि हमारा कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हो है और क्या रिक्वायर्ड है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है हमारी कंपनी को, और हमारे वेरियस प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और उनकी प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस क्या हो रही है, इम्प्रूव हुई है, गिरी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल और कमर्शियल टर्म्स या उनके ट्रांजैक्शंस के बारे में भी डिटेल प्रोवाइड करना ये मस्ट था। फर्दरमोर, अब शेयर होल्डर्स के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया कि द कंपनीज एग्रीज दैट अपॉइंटमेंट इन एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शेयर होल्डर मस्ट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने बोला कि इन केस हमें डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है तो हमें ध्यान देना चाहिए हमें शेयर होल्डर्स को क्या क्या प्रोवाइड करना है। हमें डायरेक्टर का रिज्यूम प्रोवाइड करना है, बताना है कि वो पर्सन किस फील्ड में एक्सपर्टाइज है, किस फील्ड में उसकी स्पेशलाइजेशन है, नेम ऑफ कंपनी जहाँ पर वो कोई पोजीशन होल्ड कर चुका है या करंट में कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है उसकी डिटेल्स। सेकंड, उसे बताना है कि क्वार्टरली रिजल्ट शुड बी प्रेजेंट अवेलेबल ऑन द कंपनीज वेबसाइट, कि हमारी कंपनी का क्वार्टरली मतलब 4 महीनों का जो हमारा रिज़ल्ट है वो हमारी कंपनी की वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हमारी कंपनी में के जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर जहाँ पर हमारी कंपनी लिस्टेड है लाइक स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो उन्हें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो हमारी वो वेबसाइट से वो चीज़ ले सकें। नेक्स्ट, द बोर्ड कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेरियस कंप्लेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स सच एज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, नॉन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस एक्सेट्रा। उन्होंने बोला कि बोर्ड कमेटी जो हमारी चेयरमैनशिप किसके अंदर हुई, चेयरमैनशिप होगी हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंडर, तो उसमें उन्होंने बताया कि वेरियस जो हमारी कंप्लेंट्स है शेयर होल्डर्स की, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स की, उन सबको ध्यान देना चाहिए। लाइक कंप्लेंट्स जैसे हो गई हमारी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की कंप्लेन हो गई, डिविडेंड नहीं प्रोवाइड हुआ, बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कुछ एरर्स हैं, ये सारी डिटेल्स हमें इस कमेटी को हैंडल करनी चाहिए। और इस कमेटी को उन्होंने बोला कि शेल बी डिज़ाइन एज अ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस कमेटी, मतलब इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक कमेटी प्रॉपरली बनानी चाहिए। डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र टू एन ऑफिसर और अ कमेटी। उन्होंने बोला कि अगर हमें किसी ऑफिसर को कुछ हमें पावर्स देनी है तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, कौन किसको पावर दे रहे हैं, क्या क्या उनका काम है, और उन्हें कुछ टाइम बाद कितने टाइम बाद हमें प्रॉपर डिस्कशन फर्दर करना है। मोर ओवर हमारी इसमें है कि रिपोर्ट्स ऑन सीजी एंड कंप्लाइंसेस, कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या रिपोर्ट्स देनी है और क्या क्या उसकी आगे फर्दर कंप्लाइंसेस हैं। द कंपनी एग्रीज दैट देयर शुड बी अ सेपरेट सेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उन्होंने बोला कि कंपनी बोलती है कि हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए इन द एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए जिसमें हमारे पास मेंशन होना चाहिए कि इन केस कोई मैंडेटरी रिकमेंडेशन को अगर हमने नहीं माना तो उसका रीज़न कि क्यों नहीं माना, नॉन मैंडेटरी को अडॉप्ट किया है या नहीं किया है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स। मतलब उन्होंने बोला कि हमारी जो एनुअल रिपोर्ट होगी उसमें हमें मेंशन होना चाहिए कि हमने
मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस को कितना अपनाया है, और अगर नहीं फॉलो किया गया तो उसका रीज़न क्यों नहीं फॉलो किया। अब कंप्लायंसेस में क्या है, कंपनी ने बोला या फिर कंपनी इस चीज़ को अप्लाई करती है कि एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें वेरियस टर्म्स के बारे में बताया होगा कि हम प्रॉपरली डिस्क्लोज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखेंगे, जो भी हम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू और फेयर है। तो ये सर्टिफिकेट और विद द एनुअल रिपोर्ट ये सारी हमारी प्रॉपरली हमें स्टॉक एक्सचेंज में भी प्रोवाइड करनी चाहिए विद द एनुअल रिटर्न्स ऑफ कंपनी। मतलब एनुअल रिपोर्ट्स या हमारी एनुअल रिटर्न्स जो भी रहेंगे उनके साथ साथ ये सर्टिफिकेट भी हमें प्रोवाइड करना है स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी कंपनी से बहुत पर्सन होते हैं जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको ताकि प्रॉपरली डिटेल्स मिल जाए। तो ये थी आपकी नारायण मूर्ति कमेटी रिपोर्ट। होप यू लाइक दिस। प्लीज़ share, like and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.